न्यूज 18 आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। बड़ी खबर से ये बुलेटिन का आगाज करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि अगर इस साल के लोकसभा चुनावों में बीजेपी फिर से जीतती है तो भारत तानाशाही में चला जाएगा और देश में 2024 के बाद चुनाव नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सत्ता में बने रहने के लिए चुनावों को खत्म करना चाह रही है और ऐसा ही कर देगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश में भी यही किया था। दरअसल खड़गे ने यह बयान भुवनेश्वर में एक रैली को संबोधित करते हुए दिया। खड़गे के इस बयान पर बीजेपी ने करारा पलटवार भी किया है। सुनिए क्या कहा खड़गे। परसों ही हमारे पास के एक नेता को उधर लेके गए, इंडिया का गठबंधन का। देखो, एक एक को नोटिस देना, डराना, धमकाना, उसकी दोस्ती अगर नहीं छोड़ेंगे फिर हम देख लेंगे। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए ये आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि ये पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाएंगे। हम यह साफ करना चाहते हैं कि खड़गे जी, हां ये सच है कि भारतीय राजनीति में बहुत सारी चीजों का पटाक्षेप हो रहा है। राजवंशों की सत्ता 1947 में समाप्त हुई थी। अब लोकतंत्र का आवरण ओढ़े हुए जो लोकतांत्रिक राजवंश हैं, उनकी सत्ता को चुनौती मिल रही है और उनको लग रहा है कि आने वाले चुनावों के बाद उनका भविष्य क्या होगा। तो खड़गे जी, यह सत्य है। जो आपको डर लग रहा है कि इसके बाद ये लोकतांत्रिक राजवंशों के लिए चुनाव के का भ्रम जनता के सामने रखकर राजनीति करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब भारत में वास्तविक लोक सत्ता का प्रादुर्भाव जो आपकी पार्टी ने किया है, दूसरों को उस नजर से क्यों देखते हैं? इंदिरा जी ने देश में लोकतंत्र की हत्या की और उस हत्या करने वाली पार्टी के अध्यक्ष अंदाज लगा रहे हैं, भविष्य वक्ता हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी को पानी पी पी के गाली दे रहे हैं, आप कैसा लोकतंत्र चाहते हैं? लोकतंत्र चाहते हैं कि मोदी जी को माई बहन लेकर के तो गाली दे ही रहे हैं। मोदी जी के कार्यकाल में जो लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र मैं समझता हूं स्वर्णिम अवसर है और आने वाले दिन में भारत विश्व गुरु भी बनेगा और भारत के अंदर लोकतंत्र खूब खिलता फलता हुआ रहेगा। इस ढंग के दुष्प्रचार से नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता नहीं गिरने वाली है। आप अपनी चिंता करें, कांग्रेस ने जो आपातकाल लगाया था उसकी चर्चा करें। तो कांग्रेस के ऊपर बीजेपी की अपनी बड़ी प्रतिक्रिया देखिए। अब आइए बढ़ते हैं, अगर आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। यूसीसी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 6 फरवरी को विधानसभा में धामी सरकार यूसीसी का ड्राफ्ट पेश करेगी। विधानसभा का सत्र 5 फरवरी से शुरू हो रहा है और पहले दिन दिवंगत विधायक सरबत करीम अंसारी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उससे के बाद आपको बताएंगे, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि 6 फरवरी को सरकार यूसीसी का ड्राफ्ट सदन के पटल पर रखेगी, जिसके बाद इस पर व्यापक चर्चा की जाएगी। इसी दिन राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने संबंधी विधेयक को भी पेश किया जाएगा। हम लोग प्रयास करेंगे उस दिन 6 तारीख को हम यूसीसी को टेबल करें और उसके बाद फिर इस पे व्यापक चर्चा करें। ऐसे ही हमारा क्षैतिज आरक्षण वाला विषय है, उसको भी टेबल करेंगे, फिर उस पे व्यापक चर्चा करेंगे। तो मेरा मानना है कि ये 2 महत्वपूर्ण हमारे सामने बिल हैं, जो उस पे टेबल करने के बाद हमारा प्रयास रहेगा कि हर माननीय सदस्य, चाहे वो किसी भी दल का हो, पक्ष का हो, विपक्ष का हो, सभी अपने अपने तरीके से अपना जो है इसमें अपनी बात रखें। और हम तो चाहेंगे कि
सभी लोग अपना मंतव्य स्पष्ट करें, अपनी राय दें, अपना सुझाव दें और हम क्या अच्छा कर सकते हैं। वैसे हमने बहुत अच्छा ड्राफ्ट बनाया है यूसीसी को लेके भी। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मैं अभी मौजूद हूं यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो कमेटी है उसके ऑफिस में। यहां पर कमेटी के जो मेंबर हैं, जो सब कमेटी है, जिसमें पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, दून यूनिवर्सिटी की वीसी कुलपति डॉक्टर सुरेखा डंगवाल और सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़, जो सब कमेटी है जो इस ड्राफ्ट को यहां पर अंतिम रूप दे रही है, वो लगातार दिन रात यहां पर काम कर रहे हैं। जो हमें जानकारी मिली सूत्रों के अनुसार 14 से 15 घंटे तक यूसीसी के इस ऑफिस में लगातार दिन रात काम चल रहा है। 2 फरवरी को कमेटी सरकार को ये ड्राफ्ट सौंपने जा रही है और 5 फरवरी से जो विधानसभा का सेशन होगा उसमें यूसीसी का विधेयक पेश किया जाएगा, टेबल किया जाएगा। उत्तराखंड के इस यूसीसी के इस ड्राफ्ट पर पूरे देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। क्या होगा इस ड्राफ्ट में, वो कौन से रूल और रेगुलेशन होंगे जो इस ड्राफ्ट में समाहित होंगे। जो जानकारी हमको मिली है, इस पूरे ड्राफ्ट में करीब 400 के आसपास सेक्शन हैं। लोगों के जो रिचुअल्स हैं, जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उनमें छेड़छाड़ नहीं की गई है। लेकिन जो मूल चीजें हैं, खासकर अगर हम डाइवोर्स की बात करें, तलाक की बात करें, तो उसका जो ग्राउंड है, चूंकि अलग अलग जगह, चाहे वो हिंदुओं के धर्म की बात करें या फिर मुस्लिम धर्मों की बात करें, जो तलाक का मसला है वहां पर पुरुष और महिलाओं को अलग अलग तरीके से कई सेक्शंस में देखा जाता है। तो इसमें कोशिश की गई है यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत कि सबको एक समान कानून के तहत देखा जाए। खासकर जो आधी आबादी है उसके लिए बहुत सारी चीजें इस ड्राफ्ट में आपको देखने को मिल सकती है। तो अब सबको इंतजार है 2 फरवरी का और उसके बाद 5 फरवरी का, जब विधानसभा सेशन शुरू होगा, और 6 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो विधेयक है, जो बहुप्रतीक्षित विधेयक है, जिस पर देश भर की नजरें लगी हुई हैं, उसको विधानसभा में टेबल किया जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरवात, न्यूज 18 देहरादून। उधर आपको बताएं कि बीजेपी की तरफ से इसे लेकर क्या कुछ कहा गया है, सुनिए। देखिए, देश की प्राथमिकता भी है। आज़ादी के समय से अब तक देखें सभी लोगों ने इसकी मांग भी की है और उसके अच्छे परिणाम भी निकल के आए हैं। और यूसीसी उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो उसको लागू करने के लिए प्राथमिकता पे आगे बढ़ रहा है। अभी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री के भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, उस पर सरकार लगातार आगे बढ़ के काम कर रही है। ये यूसीसी मेरे ख्याल लगता है कि एक उदाहरण होगा पूरे देश के लिए और यहाँ से लागू होने के बाद में उसके पॉजिटिविटी सारी देखी जाएंगी और उस प्रकार से देश को राहत मिलनी चाहिए। देश पहले है, उसको आगे बढ़कर उस पर काम करने की हमारी प्राथमिकता, ये कदम उसी में एक बढ़ता हुआ कदम है। जो यूसीसी का मुद्दा है, मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर बहुत शीघ्र ही लागू होगा और इसमें किसी को आपत्ति की करने की आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक जानबूझ करके सुनिश्चित तरीके से रचनात्मक मुद्दों को, देश हित से जुड़े हुए मुद्दों को, देश के नागरिकों के हितों से जुड़े हुए मुद्दों को विवादास्पद बनाना एक फैशन बन गया है। अब जो हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, जो दूसरे देशों में प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनको यदि भारत के दरवाजे खोले जा रहे हैं तो इसमें क्या आपत्तिजनक बात है। दूसरे किसी संप्रदाय के ऊपर कहाँ पर इसमें आक्रमण होता है, कहाँ पर उनको नुकसान पहुंचता है। तो ये देश के कुछ तत्व ऐसे हैं जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर रही कमेटी 2 फरवरी को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और फिर अगले सत्र में धामी सरकार यूसीसी विधेयक लाएगी। ऐसे में पूरे देश की नजर उत्तराखंड और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर टिक गई है। लेकिन उससे पहले हम आपको बताते हैं कि यूसीसी के ड्राफ्ट में आखिर है क्या। देखिए रिपोर्ट। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाए। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है।
बरसों इंतजार के बाद वो घड़ी करीब आ गई है जब सबके लिए एक समान कानून होगा और इसके लिए बैठकों का दौर भी खत्म हो चुका है और मंथन में निकला है एक देश एक कानून का सार, क्योंकि अब उत्तराखंड के साथ ही देश भी यूसीसी के लिए तैयार है। रायशुमारी का दौर बीत गया, ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, बस इंतजार है उस घड़ी का जब सबसे पहले उत्तराखंड में यूसीसी कानून की शक्ल लेगा। उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे, उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला गोवा के बाद देश का पहला राज्य बन सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। अब इसे जल्द लागू करने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार ने कवायद तेज कर दी है। सीएम धामी ने कहा 2 फरवरी को कमेटी ड्राफ्ट सौंपेगी, अगले सत्र में यूसीसी विधेयक लाएंगे। यूसीसी लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। 150 से ज्यादा जगहों पर बैठक और संगठनों से सुझाव के आधार पर वो मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की ABCD जैसे कि बहुविवाह पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है, शादी के लिए लड़कियों की उम्र सीमा बढ़ने की बात, शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा, पति पत्नी को तलाक का कानूनी अधिकार होगा, पिता की संपत्ति में बेटे बेटियों को बराबर का हक मिलेगा। यूसीसी कमेटी 2 फरवरी को ड्राफ्ट सौंपेगी। धाकड़ धामी का फैसला इतिहास बनने वाला है। यूसीसी की धमक उत्तराखंड में सुनाई देने लगी है और देवभूमि भी इसका खुले दिल से स्वागत कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विरोध के सुर उठने लगे हैं और कांग्रेस इसे सियासी स्टंट बता रही है। क्योंकि विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में यूसीसी का जिक्र नहीं था, लेकिन जब चुनाव चल रहा था और भाजपा को लगा कि वो चुनाव हार सकती है, इसलिए उन्होंने यूसीसी का जिक्र किया है। और कई बार जो है कहते हैं कि ड्राफ्ट बन करके तैयार हो गया है और हम इस सत्र में इसको लाएंगे, इस सत्र में हम लाएंगे। लगातार तिथियां बढ़ रही है। 5 तारीख से सत्र शुरू है और यूसीसी का जो मसौदा है जब सदन के अंदर आएगा उसको पढ़ने के बाद हम कोई बात कह पाएंगे। उत्तराखंड में ड्राफ्ट कमेटी बनने के बाद से इस मामले पर लाखों से अधिक सुझाव आए। हजारों लोगों से मौखिक तौर पर बातचीत की गई और कमेटी ने यूसीसी के हर पहलू को जानने के लिए उप समिति का भी गठन किया, जिसमें कई बैठकें की और फिर बॉर्डर के गांव माड़ा से लेकर दिल्ली तक कई बैठकें हुई, जिसके बाद अब वो घड़ी आ गई है जब जल्द ही उत्तराखंड इतिहास रचने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आपको यह बताएं कि समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन साहब का बयान आया है इस पर। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट मजबूत हो, हसन साहब की तरफ से कहा गया है। 3000 मस्जिदों पर विवाद क्यों हो रहा है? राम मंदिर पर फैसले का स्वागत उन्होंने किया। ST हसन साहब कहते हैं कि अब ये विवाद बंद होना चाहिए। देश का सेकुलर क्रेडेंशियल खराब ना हो, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को स्ट्रेंथन करा जाए। आज एक मसला खत्म हो गया, ठीक है, एक फैसला हो गया 2 कम्युनिटीज के बीच में। दूसरी मस्जिद, तीसरी मस्जिद, इस तरह से 3000 मस्जिदें। देश का क्या होगा अगर सारी मस्जिदों को शहीद कर दिया जाएगा और उस पर मंदिर बनाए जाएंगे? तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को स्ट्रेंथन करा जाए, उसको फॉलो करा जाए। आगे बढ़ते आपको बताते हैं, हिंदू सिंह वाहिनी सेना के ज्ञानवापी परिसर में नमाज पर रोक की मांग की गई है। वैज्ञानिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को आधार बताते हुए वकील विनीत जिंदल ने चीफ जस्टिस के नाम पत्र लिखा। पत्र में ASI रिपोर्ट का हवाला दिया गया। इस पत्र में कहा गया है कि रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि वहां भव्य हिंदू मंदिर था। तस्वीरें और शिलालेख भी इसकी तस्दीक देते हैं। हिंदू मंदिर होने से अब कोई शक नहीं कर सकता, लिहाजा यहां होने वाली नमाज पर अविलंब रोक लगाई जाए। और ये बढ़ते हैं आगे। खबर वाराणसी से ज्ञानवापी से जुड़ी हुई है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या ब्रिटिश अधिकारी जेम्स प्रिंसिप ने बनाई नक्शे से
एएसआई का नक्शा मिलता जुलता है? तो ये सवाल है, क्या ब्रिटिश अधिकारी हैं जेम्स प्रिंसेप, उनकी बनाई नक्शे से एएसआई का नक्शा मिलता जुलता है? क्या दोनों नक्शे में आकार प्रकार एक जैसा है? एएसआई रिपोर्ट आने के बाद जेम्स प्रिंसेप से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। जेम्स प्रिंसेप से जोड़कर इस नक्शे को देखते हैं तो करीब 2 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल के अधिकारी जेम्स प्रिंसेप की बनारस पर लिखी पुस्तक में एक नक्शा आदि विश्वेश्वर को दर्शाया गया था। जेम्स ने 1822 में बनारस का सर्वेक्षण किया और एक नक्शा तैयार किया। अब बताया जाता है कि नक्शे को साल 1829 में लंदन भेज दिया गया। ज्ञानवापी का मानचित्र भी इसमें शामिल था, जिसके अष्टकोणीय निर्माण को दिखाया गया था। जेम्स प्रिंसेप ने व्यू ऑफ बनारस किताब में इसका जिक्र भी किया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का कहना है कि एसआईसी मानचित्र जेम्स प्रिंसेप के बने मानचित्र और धर्म ग्रंथों के आधार पर बनाए गए मानचित्र से पूरी तरह मिलता जुलता है। विष्णु शंकर जैन का यह कहना है कि फिलहाल 7 मंडप नष्ट कर दिए गए हैं और एक मंडप पर कथित ज्ञानवापी मस्जिद खड़ी कर दी गई है। का नक्शा और अब वर्तमान में एएसआई की रिपोर्ट्स में जो नक्शा बना है उसमें क्या समानता है और मंदिर पक्ष दोनों में क्या समानता देख रहा है, खुद बात करने के लिए हमारे साथ विष्णु शंकर जैन जी हैं। विष्णु जी, आप भी लगातार ये कह रहे हैं जो एएसआई सर्वे में जो नक्शा बनाया गया वो और जो जेम्स प्रिंसेप का नक्शा है उसमें आप किस तरीके से समानता देंगे? नहीं, काफ़ी समानता है और एएसआई ने भी यही माना है कि यहाँ पे अष्टमंडप का मंदिर था और एक भव्य हिंदू मंदिर था जिसको इससे पहले एग्जिस्ट करता था। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में ये भी माना है कि 17वीं शताब्दी में मंदिर तोड़ा गया है। साथ ही साथ जो औरंगजेब का वहाँ पे पत्थर मिला है औरंगजेब के समय का, ये प्रूफ करता है कि 1676 में इस मस्जिद का निर्माण किया गया। तो जो लोग ये बोलते थे कि अकबर के समय की मस्जिद है वो उनके पत्थर से ही एक तरह से खारिज होती है। और साथ ही साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं।